हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम संपूर्ण किताब के 3 नंबर वाले प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है लैमार्कवाद को समझाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैमार्कवाद को समझाइए। तो देखिए, लैमार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश किया गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि लैमार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश है। अब देखिए, पहला सिद्धांत क्या है? पहला है हमारा अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। लैमार्कवाद ने पहला सिद्धांत दिया था अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। अब इसमें देखिए, लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो देखिए, इस पर इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी कि अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग की, जैसे कि लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है, यानी कि कोई भी जो जीव जंतु है वो प्रकृति में यानी कि नेचर में जिस भी अंग का अधिक क्षमता के साथ, अधिक पावर के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत के ऊपर इनकी बहुत आलोचना होती। अब देखिए, अगला है उपार्जित लक्षणों की वंशगति। तो इसमें देखिए, लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। यही उपार्जित लक्षण उसके संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। फिर से देखिए, दूसरा नियम था उपार्जित लक्षणों की वंशगति। तो इसमें देखिए, लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण क्या हो जाते हैं? उपार्जित हो जाते हैं। यही उपार्जित लक्षण उसके संतानों में पहुंचते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बनती है। तो देखिए, ये था उपार्जित लक्षणों की वंशगति कि यानी कि प्रत्येक जीव अपने अपने जीवन काल में जिस वातावरण यानी कि जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसके प्रभाव से अनेक लक्षण क्या हो जाते हैं? उपार्जित हो जाते हैं। यही उपार्जित लक्षण उसके संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति क्या हो जाती है? बन जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डार्विनवाद तथा प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में वर्णन कीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं डार्विनवाद को क्या भी बोलते हैं? प्राकृतिक वर्ण। देखिए, जरूरी नहीं कि डार्विनवाद ये आपसे प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में वर्णन कीजिए ये भी बोल सकता है एग्जामिनर। तो आपको पता होना चाहिए डार्विनवाद का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक वर्ण। अब देखो, अगला है हमारा चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की। ये देखिए, चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातीय की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की है। अब देखिए, इसमें पहला क्या था? पहला था हमारा जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। तो देखिए, डार्विनवाद और प्राकृतिक वर्ण में क्या था? इसका पहला नियम था कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी कि आप देखिए, इसमें प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है। फिर से देखिए, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। तो प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या होता है? संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों में की आबादी लगभग निश्चित और संतुलित रहती है। अब देखिए, अगला था हमारा जीवन संघर्ष। तो देखिए, जीवन संघर्ष में क्या आता है? सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है और जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। अब देखिए, अगला है हमारा वातावरण में निरंतर परिवर्तन। तो देखिए, वातावरण में निरंतर परिवर्तन, तो जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं रख पाता वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है।
यानी कि देखिए वातावरण में क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट चेंज होता रहता है। अब देखिए जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं रख पाता वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हाथी पाँव यानी कि फाइलेरिया रोग का कारक, संक्रमण तथा लक्षण बताइए। अब देखिए हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग, आपको इन दोनों का नाम पता होना चाहिए कि फाइलेरिया को ही हाथी पाँव कहा जाता है और हाथी पाँव को ही फाइलेरिया कहा जाता है। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अब इसमें लिखा था कि हाथी पाँव फाइलेरिया रोग का कारक, संक्रमण तथा लक्षण बताइए। तो देखिए इसमें लिखते हैं इस रोग को फील पाँव या फाइलेरियसिस भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इस रोग को फील पाँव तथा या फाइलेरियसिस भी कहते हैं। यहाँ पे हाथी पाँव आ जाएगा। इस रोग को हाथी पाँव या फाइलेरियसिस भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कारक। कारक यानी कि कारण क्या था इसका, इस रोग का कारक व्यूचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि है। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार हमसे एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा गया है कि हाथी पाँव यानी कि फाइलेरिया रोग का कारक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इस रोग का कारक व्यूचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि है। अब देखिए अगला है हमारा संक्रमण। तो संक्रमण, यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें पाँव फूलकर हाथी के पाँव के समान हो जाता है, तभी इसे हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। तो देखिए कारक क्या था, कारक था इस रोग का कारक व्यूचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि है। और संक्रमण क्या था, संक्रमण था यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें पाँव फूलकर हाथी के पाँव के समान हो जाता है। अगला देखिए, अगला है रोग के लक्षण। तो रोग के लक्षण क्या क्या है, हाथ व पैरों का फूल जाना, शरीर के आकार में अनियंत्रित वृद्धि होना, बुखार होना और शरीर का जगह जगह फूल जाना। ये इस रोग के लक्षण है कि हाथ व पैरों का फूल जाना, शरीर के आकार में अनियंत्रित वृद्धि होना, बुखार होना, शरीर का जगह जगह फूल जाना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अमीबिया पैचिश के कारक, लक्षण व बचाव के उपाय के बारे में लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसमें हमें एमीबिया पैचिश के कारक, लक्षण व बचाव के उपाय के बारे में बताना है। तो देखिए कारक, यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो अमीबिया पेचिश रोग किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। देखिए कई बार आपसे 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया कि एक प्रोटोजोआ का नाम बताइए। तो देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। आप ये भी लिख सकते हैं इस रोग में आंत्र व पाचन तंत्र प्रभावित होता है। यानी कि इस रोग में क्या होता है, आंत और पाचन तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। यह रोग घरेलू मक्खियों द्वारा संचरित होता है। यह रोग जो होता है, ये रोग घरेलू मक्खियों द्वारा संचरित होता है। अब देखिए लक्षण, लक्षण क्या है इसका, लक्षण है पेट में दर्द होना, दस्त के साथ रक्त का आना, शरीर के बाहर में निरंतर कमी और मल के साथ श्लेष्म का आना। फिर से देख लीजिए, अमीबिया पेचिश के कारण क्या है, पेट में दर्द का होना, दस्त के साथ रक्त का आना यानी कि खून का आना। अगला देखिए, शरीर के बाहर में निरंतर कमी यानी कि शरीर का वजन कम होना और मल के साथ श्लेष्म का आना। अगला देखिए, बात आती है बचाव के उपाय की। तो बचाव के उपाय में क्या लिखेंगे, दूषित जल व भोजन का सेवन न करें, जल को उबालकर व छानकर पीना चाहिए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और फल सब्जियों को धोकर ही खाना चाहिए। अब देखिए अगला है हमारा डेंगू बुखार यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का रोगजनक कारक, लक्षण व बचाव के उपाय लिखिए। तो देखिए डेंगू बुखार फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डेंगू बुखार फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। यह रोग मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। तो देखिए डेंगू बुखार यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का रोगजनक कारक, लक्षण व बचाव के उपाय लिखिए। इसमें मैं बोला गया था। तो देखिए इसमें डेंगू बुखार फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। यह रोग मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है जोड़ों में तीव्र दर्द होना, सिर दर्द के साथ बुखार का होना, पेशियों में जकड़न होना और कमजोरी महसूस होना। फिर से देखिए लक्षण क्या थे, जोड़ों में तीव्र दर्द होना, तीव्र यानी कि तेज दर्द होना और सिर दर्द के साथ बुखार का होना,
पेशियों में जकड़न होना और कमजोरी महसूस होना। अगला देखिए, अगला क्या था, उपचार। तो अभी तक इसका कोई टीका नहीं बना है। रोगों के को दर्दनाशक औषधि भी दी जाती है। उपचार, उपचार क्या था इसका, कि अभी तक इसका कोई टीका तो नहीं बना है, लेकिन रोगी को दर्दनाशक क्या दी जाती है, औषधि दी जाती है। यानी कि डेंगू बुखार जो होता है, हड्डी तोड़ बुखार, ये हमारा दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की जाती है। अब बात आती है बचाव। तो बचाव के उपाय, तो गड्ढों में जल जमा नहीं होने देना चाहिए। हमें इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, हमें गड्ढों में जल जमा नहीं होने देना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी को प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हमें सोते समय मच्छरदानी लगानी चाहिए और गड्ढों में जल जमा नहीं होने देना चाहिए। और घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। और देखिए, जैसे कि कूलर में जैसे पानी 1 दिन से या 2 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी होते हैं, उसमें भी मच्छर जमा हो जाते हैं, यानी कि मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। जितने भी गंदगी वाला एरिया होता है वहां पर आपको सबसे ज़्यादा मच्छर देखने को मिलेंगे। तो गंदगी में मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिससे गड्ढों में जल जमा नहीं होने देना चाहिए। सोते समय हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए और रात को सोते समय ओडोमॉस लगाना चाहिए। आप ऐसे बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए उपाय हमें बहुत सारे मालूम होते हैं, इनको हम बनाकर भी लिख सकते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए बायोलॉजी में ऐसा है कि रटना नहीं होता, बस रटना है तो क्या रटना है, सिर्फ इनके, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, ये किसके, कौन सा वायरस था, फ्लेवी वायरस था। और कौन से मच्छर के काटने से होता है, मादा एडिस इजिप्टी। तो देखिए आपको बस ये रटना है, क्योंकि कई बार हमसे एमसीक्यू और 1 नंबर के क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछा जाता है। और बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, आपको खुद से समझ आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। क्योंकि रटने से क्या होता है, रटने से हम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।